यूक्रेन और रसिया के बीच में जो टेंशन चल रही है वो आप सभी लोग जानते हैं। आए हुए यहाँ पे 5 दिन हो गए हैं। यहाँ पे आने के बाद अभी लुहांस्क और डोनेट्स्क के ऊपर हुआ है कि भाई उनको अलग कंट्री कर दिया कि गया। क्या रसिया उनके ऊपर अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता है, या फिर जो उनके साथी देश हैं वो उनको बचाएंगे। स्टार्टिंग से अलगाववादियों का था और थोड़ा टेंशन वाला ऐसी क्या बात वहां पे हुई है कि एकदम से ही रसिया और यूक्रेन के बीच में जो दीवारें हैं वो खिंच गई? पहले 2014 तक बहुत अच्छे रिलेशन थे तो भाई के तरीके से था, लेकिन अब थोड़ा बहुत उसके अंदर भी टेंशन या बढ़ फिर गई है। दो अलग देश घोषित कर देना और उसी प्रकार से बार बार से जो टेंशन है अमेरिका बार बार साथ देने की बात कर रहा है और फिर हाथ पीछे खींच रहा है, तो वो सब तो चलता रहता है इनकी आपस की। यूक्रेन को नाटो के अंदर नहीं चाहता रशिया की हो जाए, क्योंकि उसकी आर्मी के ऊपर फिर अमेरिका का एक तरीके से हो जाएगा। साथ साथ अभी इंडियन एम्बेसी ने खुद ने कहा है कि जब तक एक भी सिटीजन हमारा इंडियन वहां पर होगा तब तक हम अपनी एम्बेसी बंद नहीं करेंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। यूक्रेन और रसिया के बीच में जो टेंशन चल रही है वो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन वहां से जो भारतीय दूतावास के द्वारा इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए थे, जो वहां पे भारतीय जो बच्चे थे जो वहां पे यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे थे, उनको भारत लौटने के लिए या फिर वहां पे जितने भी लोग भारतीय हैं जो कि एनआरआई के तौर पे वहां पे रह रहे हैं या फिर जिस भी तरीके से वो वहां पे गए हुए हैं, उनको भारत में आने के जो आदेश हैं वो दिए गए थे। और उसके बाद में अब हमारे साथ में एक बच्ची मौजूद है जो कि वहीं पे एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ती थी, तो वहां के जो हालात हैं वो हम इनसे जान लेते हैं। आप अपना नाम बताएं पहले तो। मेरा नाम चेष्टा है। चेष्टा, आप ये बताएं कि आपको वहां पे दूतावास के द्वारा भारत में वापस आने के लिए आदेश दिए गए थे, तो वहां के ऐसे क्या हालात बने हुए हैं कि जिसके द्वारा आपको ये आदेश मिले? हमें सिर्फ सजेशन मिला था कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप अगर आना चाहते हैं तो आप वापस आ सकते हैं, जिनको वहाँ पर बहुत ज़रूरी नहीं है रहना। तो हम लोग आ गए थे और साथ में कोरोना की वजह से पहले हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो हमारा वहाँ पे रहना इतना ज़रूरी नहीं था उस वक्त। वहाँ की अगर हम परिस्थिति की बात करें फिलहाल, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं या जैसे भी देखते हैं तो एक जो परसेप्शन है वो बना हुआ है लोगों के बीच में कि थर्ड अगर वर्ल्ड वॉर की बात की जाए तो वो भी शुरू हो सकता है और वहाँ पे बहुत भारी टेंशन है। क्या ऐसा ही माहौल बना हुआ है? नहीं, पूरे यूक्रेन में ऐसा नहीं बना हुआ है। बॉर्डर की तरफ थोड़ा बहुत टेंशन है, लेकिन हमारी तरफ के इलाके में इतना कुछ नहीं है। वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल लाइफ चल रही है। अच्छा, क्या रसिया ने कहीं कब्जा भी कर रखा है यूक्रेन के ऊपर? वो सिर्फ क्रीमिया में था पहले ही, वो तो काफ़ी पहले जा चुका है उसके अंडर। और तो अभी यहाँ पे मुझे आए हुए यहाँ पे 5 दिन हो गए हैं। यहाँ पे आने के बाद अभी लुहांस्क और डोनेट्स्क के ऊपर हुआ है कि भाई उनको अलग कंट्री कर दिया गया, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा, आपने 2 शहरों के अभी नाम लिए जिनको कि अलग कंट्री घोषित कर दिया गया, उनकी क्या सिचुएशन, अगर एक्चुअल सिचुएशन की उनकी बात की जाए तो वो दोनों ही जगह जिनको अलग कर दिया है, क्या उनकी स्थिति है वो है? क्या वहाँ पे अलगाववादी ज़्यादा हैं या किस प्रकार से है? वहाँ पे ज़्यादातर रशियन कम्युनिटी ज़्यादा है और वहाँ पे रशिया बोलने वाले ज़्यादा हैं, तो उनकी थोड़ी सी वफादारी भी रशिया की तरफ ज़्यादा है। वो स्टार्टिंग से अलगाववादियों का था और थोड़ा टेंशन वाला एरिया रहा था स्टार्टिंग से ही। तो वहाँ पे तो हर रोज़ कोई ना कोई टेंशन बनी रहती होगी, क्योंकि इसी कारण से आपने बताया कि अभी वहाँ पे जो रशियन फेवर के लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे वहाँ पे जो कि यूक्रेन के फेवर के लोग होंगे, तो उनके साथ में तो फिर लगातार हर दिन की कहानी होगी ये तो। हाँ, ये हमेशा से था, स्टार्टिंग से वहाँ पे लड़ाई का माहौल था, अचानक से कुछ नहीं हुआ। तो अभी अगर हम यूक्रेन की बात करें तो सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ को? अभी यूक्रेन में सबसे ज़्यादा सिर्फ बॉर्डर वाले इलाकों में खतरा है, क्योंकि राजधानी है तो वहाँ पर होने का खतरा तो मंडरा ही रहा है साथ साथ। लेकिन हमारी तरफ का एरिया काफ़ी सेफ है और अभी तक पूरा पीस है। सभी इंस्टीट्यूट और सारी शॉपिंग मॉल सब कुछ नॉर्मल चल रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे भेज दिया गया या आप लोगों को बताया गया, तो क्या एजुकेशन को लेकर भी कोई वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है? क्या इस होने वाले युद्ध के बारे में जो बार बार बातें हो रही हैं, क्या आप यूक्रेन की तरफ से भी क्या आप लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए? नहीं, हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए, बल्कि हमें ये कहा गया था कि सब कुछ सेफ है और आप लोग यहाँ पर सेफ हो और हम आपकी रक्षा करेंगे, आप लोग यहाँ पर रहना चाहो तो रह सकते हो। लेकिन साथ साथ फिर हमारी जैसे कि बताया कि कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी और यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा माहौल इसमें गर्म कर रखा है, तो घर वालों को भी फिक्र हो रही थी, इस वजह से हम आ गए। लेकिन सभी अभी से नहीं आए हैं, अभी वहाँ पर है, लेकिन अब एडवाइजरी आ गई है तो धीरे धीरे बच्चे लौटने लग रहे हैं। अच्छा, अगर यूक्रेन की ही हम बात करें तो
तो यूक्रेन जब दूसरे देशों का साथ दे रहा है, अमेरिका वगैरह उसका साथ दे रहे हैं, तो यूक्रेन के अंदर क्या चर्चाएं इस बात को लेकर कि क्या रशिया उनके ऊपर अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता है, या फिर जो उनके साथी देश हैं वो उनको बचाएंगे, या किस प्रकार की जो आम चर्चाएं वो क्या चल रही हैं वहाँ पर? आम चर्चा का अगर हमारी तरफ का बताया जाए तो हमारी तरफ तो युद्ध का माहौल ही नहीं है, तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। रशिया के साथ पहले 2014 तक बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो भाई के तरीके से ही था, लेकिन अब थोड़ा बहुत उसके अंदर भी टेंशन बढ़ गई है। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। यूँ तो सबको पता ही है कि अमेरिका बार बार साथ देने की बात कर रहा है और फिर हाथ पीछे खींच रहा है, तो वो सब तो चलता रहता है, इनकी आपस की पॉलिटिक्स है। लेकिन वार का अगर सिचुएशन की बात करें तो ओवरऑल तो यहाँ पे न्यूज़ में ज़्यादा गर्मा कर रखा है, इतना वहाँ पे है नहीं। अच्छा, अगर आपने अभी जो बात बोली है कि पहले रशिया के साथ ही था यूक्रेन, तो अभी ऐसी क्या चीज़ें हो गई है वहाँ पे घटित, या क्या ऐसी बात हो गई, क्योंकि आप यूथ हैं, आप लोगों के बीच में चर्चाएं आम होंगी ये कि ऐसी क्या बात वहाँ पे हुई है कि एकदम से ही रशिया और यूक्रेन के बीच में जो दीवारें हैं वो खिंच गई हैं, या फिर दो अलग देश घोषित कर देना, और उसी प्रकार से बार बार से जो टेंशन है वो बढ़ रही है? अभी ये अचानक से तो नहीं हुआ, ये 2014 से धीरे धीरे चल रहा है, वहाँ से लड़ाई का माहौल है। लेकिन मेन तो इसका रीज़न नाटो का ही बताया जा रहा है। अभी तक तो ऐसे ही है कि यूक्रेन को नाटो के अंदर नहीं चाहता रशिया की हो जाए, क्योंकि उसकी आर्मी के ऊपर फिर अमेरिका का एक तरीके से हो जाएगा कब्जा, और उसके बाद फिर नाटो के देशों का ये आपस में है कि वो फिर अगर एक देश के ऊपर युद्ध होता है तो वो अपनी आर्मी डाल सकते हैं, तो इनडायरेक्टली अमेरिका अपनी आर्मी रशिया के बॉर्डर्स पे भेज सकेगा, और रशिया का डायरेक्ट दुश्मन है इस वजह से अमेरिका, तो उनके आपस में चल रहा है। तो एक तरीके से रशिया हर बार पे ये कह रहा है कि अमेरिका भी तुम्हारा हमेशा साथ नहीं देने वाला है, तो तुम अपना सोच समझ के दोस्त को रखो, तो तुम जितना हो सके नाटो की तरफ तो मत ही जाओ। ये चल मतलब वहाँ पे दोनों देश, चाहे हम अमेरिका की बात कर लें या फिर हम रशिया की बात कर लें, वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं। रशिया चाहता है कि वो हमारे पास में ना आए यहाँ पे, क्योंकि जो सीमाएं फिर तो लगती हुई हो जाएंगी, और जो अमेरिका है वो चाहता है कि हमारी पहुँच रशिया तक हो जाए। जी, तो पूरा सारा जो सिस्टम है वो इसी बेस्ड है। जी हाँ, ये मेन तो इसी के ऊपर है। और साथ में यूक्रेन ने भी इसको अपना ईगो का इशू थोड़ा ले लिया है कि क्योंकि पहले वो चाहता था नाटो का हिस्सा बहुत पहले ही बन सकता था, लेकिन अभी यूक्रेन के जैसे कि अभी मिनिस्टर्स ने भी बोला था कि हम पहले तो अगर लड़ाई रोकने के लिए हम नाटो में नहीं चाहते, लेकिन अभी अगर रशिया इस तरीके से हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, आगे ये और भी किसी और रीज़न से दबाव बना सकता है, तो हम झुकेंगे नहीं उनके आगे। तो इनका थोड़ा ईगो का भी है। अच्छा, आप तो बता रहे हैं कि वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, तो उनको भी बाहर वहाँ से ले जाने की कोशिश है, क्योंकि बार बार जो खबरें हैं वो ये आ रही हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह जो कंट्री हैं वो उनको वहाँ से निकालना चाहते हैं बाहर। तो उनको तो तभी निकाला जाएगा ना कि जब देश पूरा लगभग अंडर कंट्रोल आ जाए रशिया के, तभी तो निकालने की बात होगी। तो ये कैसी चर्चाएं हैं? ये ऐसा जेलेंस्की सर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो बार बार मीटिंग्स के लिए जाते जा रहे हैं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं, ताकि जितना हो सके वो टोटल ओवरऑल वर्ल्ड से समर्थन ले सके। लेकिन वो अभी अपने देश वालों के साथ ही खड़े हैं, तो वो अलग से नहीं जाना चाहते अभी से। तो अभी सब कुछ ठीक ठाक है वहाँ पे? तो वहाँ जो और अभी शायद और भी इंडियंस वहाँ पे होंगे, और देशों के भी लोग वहाँ पे होंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए यही है कि अगर आपको वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो जैसे कि युद्ध का माहौल है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप आ जाओ, लेकिन वहाँ पे इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ भी गवर्नमेंट है, लॉ है, और वो सभी आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। और साथ साथ अभी इंडियन एम्बेसी ने खुद ने कहा है कि जब तक एक भी सिटीजन हमारा इंडियन वहाँ पर होगा तब तक हम अपनी एम्बेसी बंद नहीं करेंगे। तो हमारी हेल्प के लिए चारों तरफ लोग हैं, और साथ में यूक्रेनियंस भी हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, तो वो भी हमारी हेल्प के लिए हमेशा है। धन्यवाद सिस्टर। थैंक यू। तो ये बच्ची जिससे हमने बात की है, ये वहाँ यूक्रेन से यहाँ इंडिया में आई है। और अब अगर हम बात करें, ओसली के पास ही हम शिव कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ ये बिटिया रहती है। तो इसने बताया है कि वहाँ पे जो भी हालात हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन दो देशों की लड़ाई अपने अपने फायदे के लिए है, जिसमें कि यूक्रेन है वो बीच में फंसा हुआ है। लेकिन ऐसे भी भयंकर हालात वहाँ पे नहीं है कि लोग जो यहाँ पे समझ रहे हैं, या यहाँ पे जो इंडियन मीडिया है वो जो दिखा रहा है, उतने भयंकर हालात भी वहां पे नहीं है कि हर दिन वहां पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सोचनीय विषय जरूर है और अपना ख्याल रखने की जरूरत जरूर है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।